बच्चों नमस्कार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये है क्लास आपकी मैथ की छठी क्लास। अ, छठी छठी क्लास की छठी वीडियो है ये। ठीक है, कक्षा भी छठी है और वीडियो भी आपकी छठी है। ठीक है, इसमें हम अध्याय 1 कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और संख्याओं की हम किस किस तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी है। आज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये वीडियो कम से कम आधे घंटे की कम से कम होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि हम इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या करने वाले इस वीडियो में? एक तो थोड़ा टॉपिक हटके होगा। दूसरा, इस वीडियो में क्लास ये मैथ की है, लेकिन साथ साथ इसमें आप बहुत सारी चीजें जीके की भी आप समझेंगे, जनरल नॉलेज, जिसमें सिरमौर का जीके काफी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, जब हम किसी चीज को नापते हैं, कोई दूरी नापते हैं, किसी भी चीज की दूरी नापते हैं, लंबाई नापते हैं, तो उसके लिए हम कोई जो नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, जैसे जिसको हम मैक्सिमम क्या बोलते हैं, फीता बोलते हैं। ठीक है, नापने के लिए। और पहाड़ों में तो हाथ और बिलांद, अंगुल, इस तरीके से नापते हैं। बहुत सारी चीजें, कोई कितनी एहतियात, कोई फोड़ा नापो, जिसको हम फट्टा बोलते थे, कहते हाथ फोड़े थे भाई, 5 हाथ फोड़े थे। आपने पहाड़ी लोग जो उत्तराखंड हिमाचल के हैं उनको पता है। ठीक है, और कई चीजें भी हम फुट में नापते हैं। लेकिन आज हम छठी क्लास के स्टैंडर्ड में क्या सीखेंगे कि जब भी हम कोई चीजों की लंबाइयां नापते हैं, भाई कौन सी चीज कितनी लंबी है। ठीक है, चाहे हम एक पुस्तक की लंबाई नाप लें, मान लो हमारी मैथ की पुस्तक कितनी लंबी है। ठीक है, तो हम कैसे नापते हैं उसको? ठीक है, उसको नापते हैं हम सेंटीमीटर में। हमारे पास फीता होता है, ये मैंने आपको यहाँ फीता बनाया। सबसे पहले बच्चों इसको देखना आपने, फीता कैसे होता है। फीता, आप अपना फीता निकाल लीजिए। ठीक है, आपके पास फीता होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें एक फीता होता है। उसमें इस तरीके का एक फीता होगा, उसमें इस तरीके की लाइनें होगी बीच में बड़ी हुई। ठीक है, ये है जो 0 से शुरू होता है, फिर 1 2 3 4 करके बीच में एक थोड़ी सी लंबी सी या थोड़ी मोटी सी लाइन होती है, 0.5 की। ठीक है, आधे आधे सेंटीमीटर की। फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ पूरा होगा। 0 से काउंट करेंगे हम यहाँ, तो यहाँ से 1 2 3। ठीक है, ये क्या है? 0 से 1 के बीच 1 सेंटीमीटर यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फिर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से 10 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का हमारा फीता होता है। ठीक है, या 30 सेंटीमीटर का फीता होता है। इस तरीके से हमारे पास फीते होते हैं। ठीक है, और कोई फीते क्या होते हैं, लंबे लंबे, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास लगभग आधे फुट का फीता होता है। तो ये फीता मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अगर कोई हम मान लो हम, आप अपने पास फीता निकाल लीजिए और अपनी आपने क्या करनी, मैथ की बुक की लंबाई आपने नाप लेनी। ठीक है, आपके पास मान लो ये मैथ की बुक है आपके पास। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मैथ की बुक होगी। इसकी आपने क्या नापनी, लंबाई। लंबाई किधर को होगी इसकी? इधर को। ठीक है, जहां को ज्यादा लंबी होती है, तो इस आप फीता लगाएंगे तो आपकी जो मैथ की बुक होगी, ठीक है, जैसे यहाँ मैथ की बुक ये है। ठीक है, ऐसे आपने नापना है इस तरीके से, और यहां से यहां तक फीता आपने देखना कितना लगेगा। ठीक है, तो ये लगभग आपका 1.5 फीता लगेगा। ठीक है, 1.5 फीते का मतलब लगभग आपका शायद ये 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नापेंगे। फिर हम कुछ और चीज भी नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे आप और क्या नापेंगे, मान लो आपकी पेंसिल है, ठीक है, या पेन है, उसकी लंबाई भी आप फिर कैसे नापेंगे? तो उसकी लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे उसकी लंबाई होगी, या 7 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप नाप सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है आप अपने हिसाब से नापे भी कितनी सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो बच्चों तो ये शिफ्ता बनाया ना मैंने, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, अगर हम किताब की मोटाई नापना चाहें, ठीक है, तो सेंटीमीटरों में नहीं। मेरे पास यहाँ पर एक बुक है, जैसे मेरे पास यहाँ आपकी ही एक छठी क्लास की ही एक समाज की बुक है। ठीक है, भूगोल की। इसकी अगर हम मोटाई हम नापना चाहें तो सेंटीमीटर में हम नहीं नाप पाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए जब हम मोटाई नापते हैं, ठीक है, किसी चीज की, तो उसके लिए हमें सेंटीमीटर से ऐसा कोई पैमाना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं, हमारे पास एक मात्रक चाहिए जिस जो उससे छोटा छोटा। तो सेंटीमीटर से छोटा मात्रक क्या होता है?
सेंटीमीटर से छोटा मात्रक होता है मिलीमीटर। ठीक है, जो आप ये लाइन देख रहे हैं ना बेटा बीच में इसमें, ठीक है, यहां से यहां के बीच में इसमें 10 लाइनें हैं। ठीक है, कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें। ये देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर होगा, सॉरी 1 सेंटीमीटर। आपने मेरी गलतियां बच्चों बताना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हमने इसकी मोटाई नापनी है तो किस में नापेंगे? मिलीमीटर में। इसकी मोटाई मेरे ख्याल से ज्यादा होगी तो 3 या 4 मिलीमीटर होगी। आप भी अपने पास नापिए, या फिर हम पेन की मोटाई नापना चाहें, ठीक है, तो हम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर से छोटी कोई हमारे पास इकाई होती है या कोई ऐसा मात्रक होता है जो हम क्या बोलते हैं, जिससे हम छोटी क्या नाम के जो छोटी चीजें नाप सके। ठीक है, अब फिर बात आई अगर हमें कुछ और ज्यादा नापना है और कुछ बड़ा नापना है, जैसे मान लो हमें कमरे की लंबाई नापनी है। ठीक है, तो अगर हम सेंटीमीटरों से नापेंगे तो हमें बहुत ज्यादा नापना, मतलब कितने फुटे जो छोटे फुटे होते हैं उनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थोड़ा उससे सेंटीमीटर से बड़ी कोई क्या बोलते हैं, क्या होता है हमारे पास मात्रक होता है जिससे हम नापते हैं लंबाई का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कोई चीज नापते तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई किस चीज में नापते हैं हम? सेंटीमीटर में। सबसे पहले मैंने आपको बोला। ठीक है, अगर हमने छोटी क्या नाम की छोटी चीजों की लंबाई नापनी या मोटाई नापनी तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेंटीमीटर से छोटा जो कोई चीज होती है उससे छोटी क्या होती है? फिर इससे छोटा होता है मिलीमीटर। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर। बच्चों ये आपने साफ साफ ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल मैं आसानी से बताऊंगा। उसके बाद अगर हमने कोई जैसे किताबें हो गई, कॉपी हो गई या पेन हो गया, उसके लिए तो हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, या कोई उससे थोड़ी बड़ी चीज हो गई। लेकिन अगर हमें उससे और ज्यादा बड़ी चीज नापनी है, ठीक है, मान लो हमने कमरे की लंबाई नापनी है, ठीक है, या फिर हमने लेंटर कितने फुट हमारा लेंटर लंबा है, कितने फुट चौड़ा है, ठीक है, या इस तरीके से हमने और भाई रस्सी की लंबाई कितनी है, हमारे पास एक रस्सी उसकी लंबाई कितनी है, या हमारी जो बेडशीट है उसकी लंबाई कितनी है, या हमारे पास जो कंबल रजाई है, या कुछ और चीज इस तरीके की, भाई एक आदमी की हाइट कितनी है। ठीक है, तो अगर किताबों इस तरीके की जो चीजें होती है उसको नापने के अलावा अगर हम थोड़ी सी बड़ी चीज नापनी है, गाड़ी की लंबाई नाप, बस की लंबाई, ठीक है, तो उसको हम कैसे नापते हैं? उसको नापते हैं हम सेंटीमीटर से बड़ा नाप। सेंटीमीटर से बड़ा नाप क्या है? फिर इससे बड़ा नाप है मीटर। क्या है बेटा? हम लंबाई नापते हैं सेंटीमीटरों में, अगर हमें छोटी लंबाई नापनी है तो नापते हैं मिलीमीटर में, अगर उससे बड़ी लंबाई नापनी है तो नापते हैं मीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर का होता है? 10 मिलीमीटर का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। लेकिन अगर थोड़ी बड़ी लंबाई है, जैसे मैंने आपको बोला लेंटर की छत नापनी है, ठीक है, या हमने अपने बेड की लंबाई नापनी है, भाई बेड कितना लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे नापते हैं? मीटरों में। ठीक है, तो सेंटीमीटर से बड़ा है मीटर और सेंटीमीटर से छोटा है मिलीमीटर। ये ध्यान रखना आपने अपने दिमाग में कि सेंटीमीटर से बड़ा मीटर है और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है। मिली का मतलब होता है वो 10 गुना होता है। ठीक है, 10वां भाग। ठीक है, 10वां भाग सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर, और सेंटीमीटर से बड़ा, ठीक है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर। ठीक है, वो हो गया इससे 10 गुना बड़ा। किससे? सेंटीमीटर से 10 गुना बड़ा, सॉरी 100 गुना बड़ा, 100 गुना बड़ा। ठीक है, तो अगर हम मीटर का कंपैरिजन करें तो मीटर कितना होगा? मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। अब अगर मान लो हमें और ज्यादा बड़ी कोई लंबाई नापनी है, अगर हमें कुछ इससे भी और ज्यादा बड़ी लंबाई, जैसे और बड़ी लंबाइयां क्या होती है, जैसे सड़क की लंबाई, भाई किसी एक गांव से दूसरे गांव तक कितनी लंबाई है, ठीक है, या फिर हमने 2 शहरों के बीच की लंबाई, 2 गांव के बीच की लंबाई, ठीक है, या
और बहुत सारी चीजें होती है, तो लंबाई डिस्टेंस में बहुत सारा जो होती है, तो उसको हम क्या नापते हैं, उसको नापते हैं बेटा हम किलोमीटरों में। आपने सुना होगा कि टटियाना से ठोंठा जाखल 4 किलोमीटर, ठीक है, या शिलाई से रोनाहाट 28 किलोमीटर, ठीक है, या आपने सुना होगा कि विकासनगर से हरिपुर 12 किलोमीटर, हरिपुर विकासनगर हरिपुर, ठीक है, या आपने सुना होगा कि चक्रोता से कोटी 40 किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीजें, पांवटा से नाहन 45 किलोमीटर, ठीक है, पांवटा से शिमला, पांवटा से सोलन 128 किलोमीटर, ठीक है, इस तरीके का, या पांवटा से शिमला शायद मेरे ख्याल से 180 या 80 89 किलोमीटर ऐसे है, ठीक है। तो ये लंबाई हम कैसे नापते हैं, किलोमीटरों में, ठीक है। किसी मैक्सिमम किलोमीटर का यूज कहाँ होता है, सड़क की लंबाई नापने में, या दो बड़ी दूरियों को नापने में, जैसे दो शहरों के बीच की, दो गांवों के बीच की, ठीक है, या कोई बस भाई इतने किलोमीटर नाप, आपने सुना होगा भाई इतने वहां से वहां का किराया, इतना वहां से वहां का किराया, वो भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर के हिसाब से, भाई वहां से वहां कितना किलोमीटर, तो इतना किराया बनेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, वो हम बाद में बड़ी क्लासों में सीखेंगे। लेकिन अभी आपका ये है कि हम दूरियों को नापने के लिए क्या मात्रक यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली 4 चीजें हम आपको सिखा रहे हैं दूरियां नापने की, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया सेंटीमीटर, ठीक है, उससे छोटा है मिलीमीटर। तो अगर हम बढ़ते क्रम में देखेंगे, जिसको हमने हमने इसी ही सीखा था, इसी लेसन में हमने सीखा था कि बढ़ते क्रम में जब हम किसको लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आरोह, आरोह क्रम। अगर इसका आरोह क्रम देखेंगे तो मिलीमीटर से शुरू होगा, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और उससे बड़ा फिर किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम इंटरेस्टिंग, मैंने बोला था कि इंटरेस्टिंग कैसे होने वाला है, ठीक है। मैं इसमें आपको एक उदाहरण देके मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, ये आप लोगों ने देख लिया होगा बेटा, ये आपने प्रैक्टिकल, अब मैंने आपको बोला आप अपनी अपना फिता निकाल के आपने अपनी बुक नापनी है, फिर उसकी मोटाई नापनी, मोटाई कितनी थी और उसकी कितनी थी, क्या नाम की लंबाई कितनी थी और उसकी चौड़ाई कितनी थी, ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा, ठीक है, उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है, और पक्का इनाम दूंगा आप लोगों को, वो आपके पेरेंट्स के खाते में कुछ पैसे डाल के वो आपको खिलाएंगे, ठीक है, ये मैं पक्का दूंगा। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली, बहुत अच्छी, इसमें आपकी जनरल नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग क्या है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे कि कौन से शहर या कौन से गांव तक का लगभग शहर क्या, ये क्या नाम के कितना डिस्टेंस है, ठीक है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, कहां से, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं नाहन। अभी हम एक ऐसी जगह, ऐसी सड़क की लंबाई हम देखेंगे जो नाहन से ही चलेगी और गोल गोल घूम के वापस नाहन को ही आएगी। तो उसमें हम किलोमीटर देखेंगे, कितने किलोमीटर आएंगे, लगभग, एग्जैक्ट आइडिया तो, लेकिन लगभग आइडिया। और आप लोगों ने कमेंट करना है कि मैंने कोई किलोमीटर गलत तो नहीं बताया किसी शहर या किसी गांव के बीच के, और इसमें बीच बीच में बहुत सारी हम गांव के नाम भी लेंगे, तो शायद हो सकता है कि आपके गांव के नाम हो तो वो भी लेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भाई हमारा उदाहरण दो, सर वहां से वो सड़क ऐसे गोल आती है, तो अभी हम ले रहे हैं नाहन से निकलने वाली सड़क और वापस गोल घूम के वापस नाहन आती है, तो वहां से अब हम यहाँ कर रहे हैं नाहन, ठीक है, नाहन। तो ये नाहन शहर है, ठीक है, तो यहां से हम इसको शुरू कर रहे हैं, ये नाहन से, ठीक है। अब नाहन से जब हम, एक मैं आपको बता दूं, ठीक है, हम यहां कर रहे हैं, ये है हमारा नाहन, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नाहन से चलते हैं किधर को, साउथ की तरफ चलते हैं। नाहन से जब साउथ की तरफ चलते हैं, हम ले रहे हैं नाहन से पांवटा का, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से हम ले रहे हैं, इसमें सड़क निकलती है नाहन से, नाहन दिल्ली गेट से चलेंगे और हम जाएंगे पांवटा, ठीक है। पांवटा से जाएंगे हम सतौन, सतौन से जाएंगे हम बाया चांदनी होते हुए
ददाहू, रेणुका जी होते हुए, ठीक है। इन जगहों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। और रेणुका जी से आएंगे हम वापिस नाहन वाया जमटा होते हुए, ठीक है, दो सड़का होते हुए। तो ये हम नाहन से चले, ठीक है। नाहन से हमें किधर को जाना होता है, थोड़ा साउथ की तरफ, साउथ की तरफ हम नीचे जाते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पुल है नीचे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मारकंडा पुल, नारकंडा नहीं, मारकंडा पुल। और ये ऋषि मार्कंडेय के नाम से जुड़ा हुआ है, इसमें भी कुछ हिस्ट्री है। तो आपने सिर्फ ऋषि मार्कंडेय को आपने ध्यान रखना है। मारकंडा का पुल आ गया, ठीक है। यहां से चलेंगे हम कहां को, पूरब की तरफ, ठीक है। यहां से चले हम पूरब की तरफ। ये आ गए हम कहां पर, पांवटा साहिब में। कहां पर आगे, पांवटा साहिब में, ठीक है। पांवटा साहिब में आपने देखा होगा गुरुद्वारा, ठीक है। अभी हम यहां से चले मारकंडा, मारकंडा से हम आगे चले, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनकला है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनकला है। वहां से हम आगे चलते हैं, रुखड़ी होते हुए हम आगे पहुंचे। और थोड़ा सा आगे जाने पर, रुखड़ी से थोड़ा आगे जाकर हम कहां पहुंचते हैं, कोल्लर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पे थोड़ी चढ़ाई के ऊपर ही वहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जब हम पांवटा से, नाहन से पांवटा जाते हैं तो लेफ्ट साइड में वहां पे जैसे ही वो घाटी खत्म होती है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोल्लर, कोल्लर के गांव के बीचों बीच होते हुए हम आगे पहुंचते हैं धोला कुआं, ठीक है। धोला कुआं, धोला कुआं में आईआईएम है, ठीक है। क्या है, आईआईएम सिरमौर, ठीक है। और वो बहुत बड़ा, उसमें राजा वीरभद्र साहब की थोड़ा इतिहास उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उस आईआईएम को खोलने के लिए उन्होंने बहुत मशक्कत करी थी सेंटर से, वो लड़खड़ के किस तरीके से उन्होंने लाया था। और वहां से आगे हम चलते हैं फिर माजरा, ठीक है। माजरा में पुलिस चौकी भी है। और यहाँ कोलर में सॉरी बीच में धोला कुआं, धोला कुआं जहाँ पे क्या है, आईआईएम है। और वहां पे पुलिस की एक कमांड भी है, पुलिस की कमांड भी है, वो भी है। जब आप कोलर से सीधा आते हो, एक मोड़ उतराई में मोड़ मिलता है, तो लेफ्ट साइड को आपको पुलिस की कमांड का वहां पर बड़ा शानदार ऑफिस या उनका कुछ ऐसा बन रहा है कॉलोनी टाइप की। और जब आप मेन, जब धोला कुआं में पहुंचते हैं, तो धोला कुआं में जब नाहन से पहुंचा जा रहे होते हैं, तो धोला कुआं बस स्टैंड से राइट साइड को अंदर को एक रास्ता मुड़ता है, वो जाता है आईआईएम को। वहां पे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग वहां पे बन रहा है, बनी है, बनकर तैयार हो गई है लगभग। वहां से जब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, हम जाते हैं माजरा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोल्लर पांवटा और नाहन के बीच में जो स्टेशन पड़ता है, जो आता आधा करता है उस डिस्टेंस को, वो है लगभग कोल्लर के आसपास, ठीक है। तो और मैंने एक चीज में आपको बतानी भूल गया, नाहन और पांवटा के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, लगभग 45 किलोमीटर है। कितना है, 45 किलोमीटर, ठीक है। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब जब लंबी दूरियों की हम बात करते हैं, लंबाई, बड़ी लंबाइयों की बात करते हैं, तो किस चीज में नापते हैं, किलोमीटर में, ठीक है। अब हम कहा पहुंच गए, माजरा, ठीक है। माजरा में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है, और फॉरेस्ट का वहां पे एक ऑफिस भी है, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे इसकी नॉलेज है। माजरा के आसपास ही हमारी एक नर्सरी भी है, शायद बेहड़ेवाड़ा में है। और वहां पे पुलिस का जो पुलिस स्टेशन भी है। वहां से हम आगे चलते हैं, तो वहां पे कत्था फैक्ट्री भी है माजरा में, माजरा में कत्था फैक्ट्री भी है। माजरा थोड़ा आगे जाके एक कत्था फैक्ट्री भी है, शायद वो प्राइवेट है। कत्था फैक्ट्री, कत्था जो बनता है वो खैर खुर से बनता है, तो वो भी है। फिर वहां से हम आगे चलते हैं, माजरा से आगे चलते हैं हम, तो आगे जाते हैं, तो लगभग पांवटा से 5-6 किलोमीटर पहले क्या पड़ता है, एक पुल पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वहां से यमुनानगर, एक रोड यमुनानगर को जाता है, दिल्ली रोड जाता है, और एक आगे पांवटा को जाता है, बाता पुल उसको बोलते हैं। लगभग पांवटा से 5 किलोमीटर। और वहां से आगे जाते हैं रेंगलेक्सी चौक, रेंगलेक्सी चौक से जाते हैं बद्रीपुर, बद्रीपुर से जाते हैं पांवटा बस स्टैंड। तो ये 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां से हम जाते हैं, अगर फिर हमने गोल आना ना, वापस नाहन को आना है, तो हम वहां से बद्रीपुर चौक से आगे नहीं जाएंगे, हम बद्रीपुर से किधर को मुड़ेंगे, शिलाई रोड पे जाएंगे। और शिलाई रोड पे आगे तारवाड़ा स्कूल है, जहाँ पे चढ़ाई सी है, वहीं पे हमारा डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस भी है। और पांवटा साहिब में तो आपको पता है एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार साहब बैठते हैं वहां पे, और कोर्ट भी है, माननीय कोर्ट भी है वहां पे। तो और सच्ची में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गया, वहां पर
बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा, बहुत फेमस गुरुद्वारा भी है, जहाँ पर पांवटा साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ पर हमने सुना है, इतिहास में पढ़ा है कि 2.5 से 3 साल वहाँ पर रहे थे। तो उसी जगह पर जहाँ पर वो तपस्या करते थे या जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा भव्य गुरुद्वारा है, उसकी आपने उसको जरूर घूमना है। पांवटा साहिब बहुत वैसे भी ऐतिहासिक जगह है, और उसकी बड़ी पहाड़ी हारुले भी है पांवटा। और बीच में मैंने कटासन एक मैं भूल गया, कटासन देवी मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। और जो पांवटा दून की जो कहानी है पुरानी, एक हारुल है और इतिहास, सच्चा इतिहास राजा महाराजाओं के टाइम का, कटासन उस इतिहास के साथ बड़ा जुड़ा हुआ मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और फिर जब हम वहां से चलते हैं, पांवटा साहिब से चलते हैं किधर को, शिलाई रोड में सतौन की तरफ हो, क्योंकि हमने सतौन जाना है। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं यहाँ लगभग यहाँ को। ठीक है, ये पहुंच गए हम सतौन। ठीक है, और साथ में तारवाला से आगे जाके गोंदपुर यूनियन है वहां पे, और तारवाला में मम तारवाला के नाम से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का डिपो है, जहाँ पे लकड़ी मिलती है, और ये बहुत बड़ा डिपो है, बहुत बहुत पुराने समय का डिपो है। वहां पे अगर किसी ने लकड़ी खरीदनी होती है, जिस भी स्पीशीज की लकड़ी, देवदार, जो भी लकड़ी चाहिए तो वहां पे मिलती है। ठीक है, वहां से आगे जाते हैं, तारवाला से आगे है गोंदपुर यूनियन है, फिर वहां से आगे जाते हैं राजवन है एक जगह बीच में, राजवन है। तो राजवन में क्या है, वहां पर सीमेंट, सीसीआई सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और मेरे ख्याल से आज से लगभग 60 साल पहले ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये लगभग। तो ये सीमेंट फैक्ट्री आपको देखने लायक है वहां पे, मतलब अगर आप लोग वहां पे घूमने जाना चाहें। फिर पहुंचते हैं हम सतौन। पांवटा से सतौन हम मेन स्टेशन ले रहे हैं बेटा, उसके बीच की दूरी। पांवटा से सतौन है लगभग 19 किलोमीटर। अब नेशनल हाईवे जो बना है उसमें शायद डिस्टेंस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन पहले 19 किलोमीटर था, अब शायद 18.5 या 18 किलोमीटर रह गया होगा, लेकिन पहले ये 19 किलोमीटर था। तो मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ। स्टोन, ठीक है, स्टोन, स्टोन एक ऐसी जगह है जहां पर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े प्लॉट है, माइनिंग का जो ऊपर से मटेरियल आता है पहाड़ों से, वो वहां पे स्टोर होता है। और वहां पे जो पत्थर को तोड़ने की मशीन होती है, उसमें बारीक वो बनाए जाते हैं पत्थर का, अलग अलग ग्रेडिंग करके वो बाहर भेजा जाता है। तो ये हमारी माइनिंग हब एक किस्म से है वहां पे। स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है स्टोन में साथ में, और अब शायद कॉलेज भी वहां पे खुल गया है, और आईआईटी भी शायद है। तो स्टोन से हम चलते हैं फिर आगे चांदनी रोड में। स्टोन से एक शिलाई रोड गया, एक आगे चांदनी रोड गया जो रेणुका जी को पहुंचता है। तो ऐसे हम स्टोन से आगे चल के एक बीच में गांव पड़ता है मानल। ठीक है, मानल से हम आगे जा चलते हैं पेदुआ, पेदुआ से आगे चलते हैं हम भजोन, भजोन से आगे चलते हैं हम शड़ियार, शड़ियार से हम आगे चलते हैं तो आता है एक स्टेशन चांदनी। ठीक है, तो हम पहुंच गए लगभग ये चांदनी। ठीक है, और ये चांदनी जो है स्टोन और चांदनी के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आपने ध्यान से सुनना है। इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और उन क्वेश्चन का जो है मैं आपको इनाम दूंगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दूंगा आप लोगों को। तो चांदनी, सतौन से चांदनी कितना है, 15 किलोमीटर है। ठीक है, चांदनी से हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आगे चल के खाला क्यार एक जगह आती है, खाला क्यार से जो है कोठीमान रोड कटता है ऊपर को, खाला क्यार से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर आएगी हमारी एक पवित्र झील, जिसको बोलते हैं हाँ हम रेणुका माँ, रेणुका माँ की पवित्र झील, जहां पर भगवान परशुराम का और वहां पर मंदिर है, और माता रेणुका का वहां पर मंदिर है। और यहाँ से जो खाड़ा क्यास जब सीधे हम ऊपर देखते हैं तो वहां पर जो तोपा का टीला है, जहां पर ऋषि जमदग्नि ने जो है तपस्या करी थी रेणुका माता, और ऋषि जमदग्नि वहां पर रहते थे। और हर साल जब रेणुका माता का जो मेला लगता है तो तोपाटीम्बा से तोपाटीम्बा के साथ दूसरा गांव है एक, वहां से पालकी आती है। मैं गांव का नाम बोल रहा हूँ, अगर बीच में मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वहां से पालकी आती है जब रेणुका माता और भगवान परशुराम की आपस में क्या होती है, मतलब मिलन के लिए भगवान परशुराम आते हैं रेणुका माता नीचे मंदिर में। तो ये रेणुका माता की यहाँ पर बहुत प्यारी झील है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है।
ठीक है, ये भी बच्चों ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील अगर कोई है तो वो क्या है, रेणुका झील। ठीक है, और साथ में उस वहां पर ताल, परशुताल के नाम से इसको बोला जाता है, ताल भी साथ में है वहां पे। तो ये यहाँ पे आपकी झील है, और इस झील का जो सरकमफेरेंस है, मतलब चारों तरफ जो ये है, लगभग 3.5 किलोमीटर का इसका जिसको क्या बोलते हैं हम गणित में उसको बोलते हैं हम परिधि। ठीक है, अगर हम झील के चारों तरफ घूमते हैं तो लगभग 3.5 किलोमीटर, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, आप लोगों ने बताना कि बेटा एग्जैक्ट कितनी है, आप लोगों ने गूगल करके जैसे भी आपने करके यूट्यूब करके, तो आपने मुझे बताना, लगभग शायद 3.5 किलोमीटर उसकी परिधि है, जिसमें चारों तरफ अब पक्का, पहले कच्चा रास्ता होता है लेकिन अब पक्का रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, और वहां पे सच्ची चिड़ियाघर भी है, रेणुका में चिड़ियाघर भी है, और शायद हिमाचल प्रदेश के कुछ ही ऐसे चिड़ियाघरों में से ये ऐसा चिड़ियाघर है जहां पर क्या है, शेर बाघ वगैरह भी होते हैं, भालू भी इस समय, और दूसरी प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां हैं, और मछलियां वहां पर जो होती है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां वहां पर रेणुका माता की जो झील में वहां पे है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका माता। ठीक है, वहां से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे हम, ददाहू। ठीक है, हम कहाँ पहुंचेंगे, ददाहू। ठीक है, ददाहू बस स्टैंड में, ददाहू में अब कॉलेज भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साथ में वहां पे है। ददाहू से थोड़ा सा पहले एक पुल है, ठीक है, जहां पर जिसके पास, जिस पुल के पास क्या बनाया जा रहा है, रेणुका बांध का निर्माण होने जा रहा है। इसमें बहुत सारे मतलब ये जब ये बांध बन के तैयार होगा, ठीक है, शायद हमारे होते होते हुए बन जाए, क्योंकि इसमें ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें टाइम लगता है, और अगर सरकार की मंशा करने की हो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, 15 सालों के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे बांध हमारे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री होते थे तो उस समय बहुत सारे बांध ऐसे हुए जो उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुए बनने, और उनके कार्यकाल में भी जो है वो पूर्ण हुए। तो लेकिन इस बांध की जो कंस्ट्रक्शन का वो है वो काफी समय से लटका हुआ है। तब तो शायद हम भी जॉब नहीं करते थे, बहुत छोटे होते थे, जब से हम सुन रहे हैं कि बांध बनेगा बांध बनेगा, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन के आसपास शायद 4-5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जो जमीनें जाती है। सबसे पहले इसमें बांध जब हम बनाते हैं तो बांध बनाने के लिए जिस दायरे तक पानी जाएगा उसके कुछ उसका एक दायरा लिया जाता है कि उस दायरे की जो जितनी भी जमीनें हैं, प्राइवेट है सरकारी जो भी है, उसको पहले जो है शायद जल विभाग या जो भी होता है, मंत्रालय होता है एक जो भारत सरकार का, उसके नाम पे वो करनी होती है, तो उसमें प्राइवेट जो जमीन होती है उसके मुआवजे देने होते हैं। तो अब शायद वो लगभग सारे मुआवजे कंप्लीट होने वाले हैं या हो चुके होंगे, सबको मुआवजा उसका मिल चुका है, या थोड़ा बहुत अगर बचा होगा तो ये 4-5 सालों में शायद इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, और मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर ये 10-15 साल में ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो सकता है, और हम इस झील को, ये जो जब वहां पे जमीनें डूबेगी और जब वो भरेगा बांध, ठीक है, तो वो एक अलग दृश्य होता है। शायद हम हमारे यहाँ सामने ऐसा हो, तो वहां पर ददाऊ में ये बांध बन रहा है, रेणुका जी बांध। ठीक है, तो जहां पर ये बांध है, बांध बनना है, वहां पर जो एक पुल है, जो अभी वर्तमान में पुल है, वहां से एक, और सच में वहां पुल के पास साथ ही हमारा फॉरेस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस है, रेणुका जी फॉरेस्ट डिवीजन का। ठीक है, वहां पर डीएफ साहब बैठते हैं, वहां से हम जब वहां से 3 रास्ते करते हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस के करीब से, एक स्टोन के लिए जाता है रोड, एक जाता है हरिपुर धार के लिए। ठीक है, वहां से, और शायद वहां से हरिपुर धार 53 किलोमीटर है, और हरिपुर धार एक बहुत सिरमौर का बहुत ही एक ऐसी जगह है, मनमोहक जगह है, जहां हम घूमने फिरने जाते हैं और जहां सैलानी आते हैं, पर्यटन स्थल है, और शायद अब तो ये घोषित भी शायद हो चुका होना इसमें। तो और साथ में वहां पर देवी भंगाणी माता का मंदिर भी है, वो बड़ा फेमस मंदिर है, तो आप कभी जो वहां नहीं गए हो तो आप वहां पे घूमने जरूर जाए। तो अब ददाहू हम पहुंच गए, ददाहू। ठीक है, चांदनी से ददाहू लगभग 15 किलोमीटर है। ठीक है, चांदनी से ददाहू कितना है, लगभग 15 किलोमीटर है, और सतौन से ददाहू कितना है, 30 किलोमीटर है। तो चांदनी, सतौन और ददाहू के बीच का स्टेशन है। ठीक है, जैसे कोलर किसी के बीच, जो कोलर स्टेशन है ये कहाँ के बीच का है, पांवटा और नाहन के बीच का। अब यहां से हम चलते हैं, ठीक है, हम ददाहू से जब चलते हैं, ठीक है, तो ददाहू से थोड़ा सा आगे, आगे ददाहू में पुलिस स्टेशन है, ददाहू
पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा जब हम नाहन की रोड को आगे आते हैं तो वहां से एक आगे जाके ऊपर को रोड करता है जो जाता है बेचर का बाग और पनार और राजगढ़ भी जाता है वही रोड आगे। तो यहाँ से हम चले, ठीक है। यहाँ आगे फिर एक शायद 7 या 8 किलोमीटर, दताव से 7 8 किलोमीटर जाके आगे जलाल नदी के ऊपर जो हम पुल है क्रॉस करते हैं नाहन रोड में, ठीक है। एक जलाल नदी के ऊपर वहां ददाऊ के साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो ददाऊ है उसके साथ से ही एक पुल है जलाल, काफी बड़ा पुल है वो भी। तो उसका जब निर्माण हो रहा था तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान है, राजा वीरभद्र जी ने जब उसकी घोषणा की थी तो उसके आसपास, वो तब हम छोटे होते थे, मेले में जाते थे, उस दौरान की बात है। वो जो जलाल का पुल है वो धारटी धार को जोड़, धारटी धार का जो एरिया है, सेम घाटी जिसको बोलते हैं, उस एरिया को जोड़ता है। और ये जो जलाल का पुल है वहां से पोंटा के लिए भी बस आती है रेणुका से बाया जलाल पुल होते हुए और ऊपर क्या बोलते हैं घाटी धार होते हुए, और वो क्रॉस होती है कहाँ पर आपके धोला कुआ में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक डायरेक्ट बस भी आती है, डायरेक्ट ऐसे रोड है, ठीक है। ऐसे करके इधर रोड में से बीच में से आता है, बहुत प्यारा जंगल है। अगर इस रोड से आप आएंगे तो बहुत प्यारा जंगल, साल का जंगल दिखाई देता है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलते हैं पांवटा के लिए इस रोड बाया इस रोड भी आ सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारी बात हो रही है नाहन से शुरू, ठीक है। अब हम आए आगे, हमने जलालपुर क्रॉस किया और आगे इस रोड में काफी होटल्स भी अब बन गए हैं। वहां पे एक शायद स्कूल भी बन रहा है, नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पुल के आसपास से ही। फिर हम आगे आते हैं तो हम पहुंचते हैं इसमें ददाऊ जलालपुर से आगे बीच में जंगल जंगल है, मैक्सिमम जंगल है, ठीक है। और हम पहुंचते हैं कहां पर नाहन के सामने जमटा, ठीक है। तो जमटा बोलो जम तेरी देवी, ऐसा ऐसा एक गाना भी है, बिगाड़ने का समय नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा याद आ गया इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताया। जमटा भी एक हिस्टोरिकल स्टेट जगह है, ठीक है। ये भी जो पुरानी हवेली है उसमें जमटा का कई जगह जिक्र आता है, ठीक है। जो हुकुमिया की एक जो राजा के वजीर से लड़ने के लिए आ गया था वो, तो उस ऐसी कोई कहानी है तो उसमें इसका जिक्र है। जमटा, जमटा से आए हम थोड़े से आगे दोसर का से एक रोड गया शिमला को, एक आया नाहन को, ठीक है। और जब हम जमटा दोसर का से आगे आते हैं तो बीच में पड़ता है डिग्री कॉलेज पोंटा साहिब, ये नाहन डिग्री कॉलेज नाहन, नाहन। और साथ में डिग्री कॉलेज नाहन के थोड़े से डिस्टेंस के बाद बिरोदा फैक्ट्री है, ठीक है। ये हमने कहीं शायद तीसरी चौथी भी जब हमने तब पढ़ा था, बिरोदा फैक्ट्री नाहन, ये बहुत पुरानी, ये अंग्रेजों के टाइम की बिरोदा फैक्ट्री है। ये 1800 कुछ, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 1800 कुछ के 1800 कुछ में ये फैक्ट्री खुली थी, बिरोदा फैक्ट्री, ठीक है। इसमें जो चीड़ के जो पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ का जो गोंद बोले या उसका जो रस बोले या उसका खून बोले, जो चीड़ के पेड़ों का, वो उसको बिरोजा बोलते हैं। तो निकालते हैं, आपने जंगलों में देखो चीड़ के जंगलों में ऐसी कुपियां सी लगी होती है और ऐसी रील्स सी बनी होती है, ठीक है। रील्स बनी होती है तो उन कुपियों में जो है 7 8 दिन के अंदर वो कुपियां हो जाती है, क्योंकि वो आराम आराम से आता है, ठीक है। क्योंकि वो एडेसिव बोलते हैं उसको, एडेसिव, और उसको तो उससे बहुत सारे दूसरी चीजें बनती है, बिरोजा से बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे केमिकल्स में उसका यूज होता है, बहुत सारे पेंट बनते हैं उसमें, दवाइयों में इसका बहुत ज्यादा क्या नाम के उपयोग है। तो बिरोजा फैक्ट्री है नाहन में, ठीक है। ये जीके जीके के क्वेश्चन इसमें बहुत सारे, बेटा जो मैंने बोला इसको आप ध्यान से सुनोगे तो मैंने जितने आपको ये स्टोरी बताई है इसमें बहुत सारे जीके के क्वेश्चन आपको वैसे याद हो जाएंगे। जो बड़े बड़े टेस्ट, जो जैसे मैं फॉरेस्ट गार्ड बनाऊं, हमारे से भी पूछा गया था बिरोजा फैक्ट्री के बारे में जब मैं भर्ती हुआ, ठीक है। और रेणुका झील के बारे में पूछा जाता है हमारे से पूछा, लेकिन पूछा जाता है पाउंटा गुरुद्वारा के बारे में पूछा जाता है, कटारसन देवी के बारे में पूछा जाता है, नाहन की हिस्टोरिकल चीजें में थोड़ी अभी और एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में पूछा जाता है। पाउंटा के बारे में जो मैंने आपको बहुत सारी गुरुद्वारा से रिलेटेड या और दूर में जो वहाँ पे राजा महाराजाओं के टाइम हुआ था, नंदराम नेगी वगैरह से रिलेटेड, या गुरुद्वारा है, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, उनसे रिलेटेड बहुत सारी हिस्ट्री मैंने इसमें बताई। जबकि हम गणित पढ़ रहे हैं तो ये बहुत सारा, फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से, तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गए, इसको आपने ध्यान से पढ़ना,
ठीक है। अब हम जमटा से आगे आगे डिग्री कॉलेज के पास, और कॉलेज से आगे बिरोजा फैक्ट्री, और वहां से हम चढ़ाई, बिरोजा फैक्ट्री से नाहन शहर की चढ़ाई शुरू हो जाती है ऊपर को, और चढ़ाई चढ़ाई में हम पहुंच गए ऊपर वापिस नाहन दिल्ली गेट। दिल्ली गेट से थोड़ा सा पहले जब हम गुंज घाट की तरफ मुड़ते हैं तो वहां पर हमारे यशवंत सिंह परमार जी, जो हिमाचल निर्माता थे और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाने में, उनको हिमाचल निर्माता इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने जो है हिमाचल को बनाने में बहुत अपना योगदान दिया, बहुत संघर्ष किया, और हिमाचल 1971 को, हिमाचल प्रदेश को जो है 1971-72 में, मेरे को एकदम ध्यान नहीं है, आपने पढ़ लेना कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो उन्होंने दिलाया, और वो पहले मुख्यमंत्री भी वही थे। तो वहां पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है, यशवंत चौक उसको बोलते हैं, जहां से एक गुलू घाट की तरफ रोड जाता है, वहीं से हॉस्पिटल को भी जाते हैं हम, और एक शिमला रोड कट गया, और एक आगे चौगा की तरफ आ गया। तो हम आ गए कहा, दिल्ली गेट। ठीक है, दिल्ली गेट इसको बोलते हैं बेटा लिंटन मेमोरियल। ठीक है, लिंटन मेमोरियल क्यों बोलते हैं, एक अंग्रेज थे, वो राजा साहब जो हमारे राजा सिरमौर थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, प्रकाश राज या कोई ऐसे थे, तो उनसे मिलने के लिए हुआ है, उनकी याद में जो है, ठीक है, उनकी याद भाई याद रही वो मोमेंट, तो लिंटन मेमोरियल की स्थापना उस समय की गई थी, जिसको हम आज दिल्ली गेट बोलते हैं। ठीक है, साथ में दिल्ली गेट के साथ ही बहुत बड़ा चौगान है, ठीक है, जो ऐतिहासिक एक किस्म से चौगान है, और चौगान के साथ ही सामने शमशेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें मैं भी 1997-98 में वहां पे एक क्लास मैंने 7वीं वहां से पास की है, मैं भी पढ़ा हूँ, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं भी नाहन में थोड़ा सा पढ़ा हूँ। फिर नाहन में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं। सबसे पहले तो ये हमारे सिरमौर की, जो जिसको बोलते हैं सिरमौर का मुख्यालय है, यहाँ डीसी साहब डीसी सिरमौर बैठते हैं, यहाँ पे जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, और बाकी तो सारे कार्यालय हैं ही, जब डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है, तो बाकी तो सारे हैं, डीसी साहब यहाँ बैठते हैं, और यहाँ पे रानी ताल है, वो बड़ा ऐतिहासिक जगह है, और बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको टच इसलिए किया ताकि आपको जो है मजे मजे में आपको जीके के कुछ क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ठीक है, हम पहुंच गए वापस दिल्ली गेट। ठीक है, तो ददाऊ से नाहन है 35 किलोमीटर। ठीक है, ददाऊ से नाहन कितना है, 35 किलोमीटर। आज का जो हमारा सब्जेक्ट था, वो आज का सब्जेक्ट था हमारा डिस्टेंस, हम कैसे नापते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला किताब से शुरू किया, क्योंकि किताब की लंबाई नापनी, किताब की चौड़ाई मोटाई नापनी, तो कैसे करेंगे, उसको नापते हैं हम। सबसे छोटी इकाई है जो हम लंबाई नापने के लिए सबसे छोटी इकाई का यूज करते हैं, ठीक है, वो करते हैं मिलीमीटर। फिर थोड़ी लंबी, उससे थोड़ी बड़ी इकाई है सेंटीमीटर, उससे और बड़ी इकाई है मीटर, फिर है किलोमीटर। अब मैं इनका संबंध आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इनका संबंध क्या है, सबसे छोटा है मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर के होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर ये बोलेंगे 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो आपने 10 से गुणा कर देना, आप उतने मतलब 1000 मीटर हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। 1 मीटर में मिलीमीटर कितने हो जाएंगे, 1000। ठीक है, अब अगर किलोमीटर की बात की जाए तो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, किलोमीटर 1 किलोमीटर होता है 1000 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर कितने मीटर का होता है, 1000 किलोमीटर का। अब अगर हमें क्या करना है, अगर हमने सेंटीमीटर निकालने हैं, ठीक है, तो 1000 तो मीटर हो गए, तो मीटर को हमने किससे गुणा करना है, अगर हमने क्या निकालना है सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा कर देंगे उसको, तो कितने निकलेंगे, 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने उसमें मिलीमीटर निकालने, तो उसको और 10 से और करेंगे, ये क्या नाम के सेंटीमीटर को किससे कर देंगे, 10 से, क्योंकि सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये है, ये मैं आपको यहाँ पर बताया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं, लेकिन इसको मैं तब से उससे पहले आपसे मिटा दूंगा। ठीक है, और अब मैंने इसको याद मैंने भी नहीं रखा है कि कितना क्या है, आप लोगों ने बच्चों बताना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें मैथ भी का समावेश किया, क्योंकि मैथ की तो हमारी क्लास ही थी। मैथ में हमने ये समावेश क्यों किया, डिस्टेंस देखने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है
आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि अ, कटासन देवी मंदिर, कटासन देवी मंदिर किन दो शहरों या कस्बों, पहले नाहन एक कस्बा हुआ करता था, लेकिन मेरे हिसाब से अब नाहन ने शहर का रूप ले लिया है, इसलिए मैं नाहन को कस्बा नहीं मान सकता, शहर लिख रहा हूं। किन दो शहरों के बीच पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1, कटासन देवी मंदिर किन दो शहरों के बीच में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, IIM सिरमौर। IIM का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM सिरमौर कहां पर स्थित है, ठीक है तो सिरमौर नहीं, लेकिन किस जगह पर, आपने वो जगह बतानी है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताई है आपको वीडियो में, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, पांवटा साहिब से सिखों के कौन से धर्म गुरु का संबंध है, ठीक है, मतलब पांवटा साहिब जो गुरुद्वारा या पांवटा साहिब से संबंधित सिखों के जो कौन से धर्म गुरु का संबंध है, ठीक है, पांवटा साहिब से, या इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि पांवटा से संबंधित सिखों के कौन से धर्म गुरु है, या वो जैसे सिख धर्म में ये है कि वो इतने गुरु, ये 10वें गुरु, 8वें, 9वें, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा तो वो भी आपने सर्च करके आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। चौथा प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, लिंटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन है, इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसके लिए एक बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम आपके पेरेंट्स के माध्यम से आपको पहुंचाया जाएगा डायरेक्ट अकाउंट में, और मिलेगा ये उसी को जो हमारे साथ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलेगा, और जो अच्छी परफॉर्म जो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के लिए सबसे मुख्य शर्त ये है कि एक तो उसने चैनल सब्सक्राइब किया हो, एक, ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि उन्होंने ये जो ये वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो कम से कम 10 लोगों को शेयर की हो, तो उसके स्क्रीनशॉट आपने भेजने की, हाँ मैंने अपने फ्रेंड्स को या से आगे ये वीडियो स्क्रीनशॉट ये आगे भेजी है, ठीक है।
और तीसरी कंडीशन ये है कि वो उसने खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ठीक है। तो उनको ही इसमें जो जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, अगर मान लो सारे बच्चों बहुत सारे बच्चों के पास आ गए, पूरे पूरे नंबर आ गए, ठीक है, तो उसमें हम एक लकी ड्रॉ करेंगे आपके सामने, वीडियो बना के उसकी वीडियो अपलोड भी करेंगे, और जिनको मिलेगा इसमें 3 प्राइज मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो बच्चों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने जरूर कमेंट करना है, और मैं जो वीडियो बनाने में सुधार कर रहा हूँ, आप लोग सजेशन कर रहे हैं, आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ज्यादा ज्यादा कमेंट करना है, इन वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकूं। मेरा जो ये वीडियो बनाने का या पढ़ाने का जो मकसद है वो सिर्फ एक है, जिन पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापक नहीं है, मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं ताकि उनको पढ़ा सकूं, क्योंकि बच्चों मैं वो स्टूडेंट हूं जिनके पास टीचर नहीं होते थे। पहाड़ में जब हम पढ़े, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरास में पढ़ा हूँ। ये शिलाई क्षेत्र, सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में एक स्कूल आता है, और ये स्कूल जब हम वहां पढ़ते थे तो वहां टीचरों को सजा के तौर पे भेजा जाता था। वहां रोड नहीं था, लगभग आपके टिम्बी से पैदल चलना पड़ता था, चाहे जो मर्जी, हम भी टिम्बी आते थे हर किसी कोई भी चीज के लिए। तो टिम्बी से बकरास लगभग 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता पैदल है, पैदल का रास्ता है, और अब रोड चला गया शायद 11-12 किलोमीटर, वो थोड़ा घूम के रोड गया है, 12-13 किलोमीटर का वो रोड है, और 7-8 किलोमीटर पैदल रास्ता था उस समय। तो मैं उस स्कूल से आया हूँ, और वहां पर टीचर नहीं होते थे, और मैं आपको बताऊं, और मैं बताता भी हूँ, ठीक है, मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा असफल रहा हूँ पढ़ाई में, लेकिन फिर भी हमने मेहनत करी, दोबारा से हमने किताबें पढ़ी। उस समय जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे बच्चों कुछ नहीं आता था, मैंने दोबारा से सारी किताबें छठी से लेकर मैट्रिक तक की सारी किताबें दोबारा पढ़ी है, खुद पढ़ी है, किसी टीचर का कोई उसमें रोल नहीं था, क्योंकि हमारे टीचर ही नहीं होते थे, ठीक है। सिर्फ मैंने थोड़ा छठी मैंने बकरास से की, 7वीं में मैं नहान आया, नहान में टीचर होते थे, तो जब छठी में नहीं पढ़ा तो 7वीं का मैं समझ नहीं आता था, कैसे कैसे मैं पास हूँ, मुझे यही पता नहीं है। फिर 8वीं में फिर वापस गया उसी स्कूल में, 8वीं में पास हुआ, फिर 9वीं में पास हुआ, 10वीं में कंपार्टमेंट आई, कंपार्टमेंट के पेपर नहीं दिए, दोबारा से पढ़ा, फिर फेल हो गया, फिर पढ़ा, फिर फेल हो गया। तो 4 साल मेरे मैट्रिक में लगे, +1 में भी 4 साल लगे, लेकिन उससे मैंने सीखा है कि अब मैं ये बोल सकता हूँ, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैट्रिक तक की किताबें मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने कमेंट करना है कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में क्या बदलाव करूं, ताकि आप लोगों को बच्चों समझ आए। मुझे सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाना है जिनके पास टीचर नहीं है, और भी इन वीडियो से फायदा उठाना चाहें तो इन वीडियो से, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, इन किताबों को ही पढ़ के, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने कोई एक्स्ट्रा कोई डिग्री नहीं करी है। तब मैं मैट्रिकुलेट था, जब मैं फॉरेस्ट में, उस समय मैट्रिक बेस पे फॉरेस्ट में जॉब मिलती थी, फॉरेस्ट गार्ड मैट्रिकुलेट होते थे। तो अब +2 लेवल पे ये टेस्ट होता है, और मैंने इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, मैं ओबीसी के टॉप रैंक में हूँ। नाहन सर्कल में जब यहाँ सोलन और नाहन जो है एक ही सर्कल हुआ करता था, सोलन डिस्ट्रिक्ट का भी सर्कल ही नाहन ही होता था। तो मैंने सारी किताबें पढ़ी, तो मैं वो दर्द जानता हूँ, मैं वो उन पेरेंट्सों का दर्द जानता हूँ जिन पेरेंट्सों के बच्चे ऐसे स्कूलों में हैं जहाँ टीचर नहीं है, और उनके पास दुख की बात यह है कि उनके पास इतना रोजगार, इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा सकें या शहरों में अपने बच्चे भेज सके। हम तो अपने बच्चों को शहरों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, बहुत सारे हमारे पहाड़ों में ऐसे गरीब लोग रहते हैं आज भी, जिनके बच्चे पहले तो स्कूल नहीं जा पाते, और अगर जा भी पाते तो वहां टीचर नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों को अगर पहाड़ी भाषा में मुझे समझाना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमें पहाड़ी भाषा में समझाइए, ये चीज हमें समझ नहीं आई, मैं उसको एक्सप्लेन करके उस चीज के ऊपर फोकस करूंगा जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं उस चीज को अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है, और ये क्वेश्चनों के जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भेजने हैं, और कमेंट बॉक्स में आपने स्क्रीनशॉट भी साथ में भेजने हैं कि भाई ये क्या नाम के हमने ये 10 लोगों को शेयर की ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।